हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज आप लोगों को एसक्यूएल के इस वीडियो में एसक्यूएल के डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैंने एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक का सारा सिलेबस कवर किया है, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की गई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आगे आने वाली वीडियोस को और भी अच्छा बना सकते हैं और आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा सकेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं एसक्यूएल प्लस में और इनका क्या यूज़ होता है। उसके पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है और कैसे करते हैं। तो अ डेटाबेस कैन कंटेन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर। डेटाबेस जो है वो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकता है। जैसे अभी हम नीचे देखेंगे, द डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर। देखिए यहाँ पे है टेबल। टेबल इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा, इट इज़ बेसिक यूनिट, राइट। तो टेबल क्या करता है बेसिकली, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है एक्स करके, तो इसको हमें कंटेन करना है तो इसको हम कहीं भी ऐसे नहीं रख सकते। तो इसको रखने के लिए एक बॉक्स चाहिए, जैसे कोई कंटेनर चाहिए जिसको हम बॉक्स कहते हैं। इसी तरीके से जो डेटाबेस में डेटा होता है उसको हमें रखने के लिए टेबल की नीड पड़ती है, जो कि बेसिकली रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम डेटा रो और कॉलम में स्टोर करते हैं। ये बेसिक यूनिट है और उसके बाद इसमें हमें डेटा स्टोर करने के काम में आती है ये। और फिर आता है व्यू। लॉजिकली रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम वन आर मोर टेबल। व्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और हमें डेटा दोनों से चाहिए, और ये भी नहीं है कि पूरा चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा डेटा दोनों से चाहिए और हमें बार बार यूज़ करना है, तो क्या होता है कि हम बार बार थोड़े थोड़े डेटा के लिए डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो सर्वर पे लोड ज़्यादा पड़ता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों से डेटा लेके व्यू बना लेते हैं और इससे हम डेटा फेच करते हैं। सीक्वेंस। सीक्वेंस यूज टू जनरेट अ प्राइमरी की वैल्यू। सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे टेबल में बहुत सारा डेटा एंटर करना है, इसमें मुझे कोई यूनिक चीज़ नहीं मिल रही। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम है, एज है। अब नेम कई बार आ सकता है, एज भी सेम हो सकती है बहुत सारे लोगों की। तो अब यहाँ पे हमें प्राइमरी की रखने के लिए कोई स्पेसिफिक की चाहिए, तो उसके लिए हम लिख देते हैं सीरियल नंबर और इसको जो है वो सीक्वेंस में डाल देते हैं। तो ये क्या होता है कि अपने आप 0 1 2 जैसे जैसे डेटा इंटर करते जाते हैं वैसे वैसे ये इंक्रीज होता चला जाता है। तो हमें प्राइमरी की अलग से एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटो जनरेटेड हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सम क्वेरीज। इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप कोई बुक ले लीजिए, बुक में बहुत सारे पेजेस होंगे और हमें किस पेज पे जाना है, किस पेज पे लैंड करना है, हमें नहीं पता। अगर हमारे पास इंडेक्स है तो हमें ये जानने में आसानी होगी कि हमें किस पेज पे जाना है। हम इंडेक्स देख लेंगे डायरेक्ट और उसी पेज पे चले जाएंगे। ये होती है बुक में बेसिकली। तो सेम चीज़ जो है वो डेटाबेस में भी होता है, और जिसकी वजह से हम क्वेरीज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें कोई डेटा चाहिए हम इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उस डेटा पे डायरेक्ट जंप कर लेंगे, तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया हो जाएगा और चीज़ों को हम एक्सेस या कह लीजिए कि डेटाबेस को हम जल्दी एक्सेस कर लेंगे। जो डेटा होगा हमारा हम उसको जल्दी रिट्राइव कर पाएंगे। सिनोनिम्स यूज टू गिव अ अल्टरनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है जैसे टेबल हो गया, तो टेबल को हम ऑल्टरनेट नेम देने के लिए सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेबल। बेसिकली हमें क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करने के लिए टेबल ही क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स हैं टेबल को क्रिएट करते टाइम। द यूज़र शुड हैव अ परमिशन और क्रिएट टेबल कमांड एंड स्टोर द स्टोरेज एरिया, राइट। तो इसमें क्या है कि जो यूज़र होगा, जो टेबल क्रिएट कर रहा होगा, उसके पास राइट की परमिशन होनी चाहिए जिससे वो डेटाबेस क्रिएट कर पाएगा, और स्टोरेज एरिया को एक्सेस करने के लिए भी उसकी परमिशन होनी चाहिए।
इसके बाद आता है टेबल नेम मस्ट बी यूनिक इन स्कीमा। क्या होता है कि जो टेबल का नेम है वो यूनिक होनी चाहिए एक स्कीमा में। लाइक अगर मेरे पास कोई एक डेटाबेस है, जैसे मान लीजिए कि डीबी करके है मेरा डेटाबेस का नेम, तो इसमें जो टेबल का नेम होगा ये यूनिक होगा हमेशा। सेम नेम से दूसरी टेबल नहीं हो सकती है। टेबल नेम शुड बी बिगिन विथ अ लेटर एंड कैन बी कंटेन 1 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग। जो टेबल का नेम होगा वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, शुड बिगिन द लेटर, और इसके बाद ये 1 से लेके 30 कैरेक्टर तक लॉन्ग होगा। और टेबल कैन कंटेन मैक्सिमम 1000 ऑफ कॉलम्स। टेबल में जो कॉलम्स होंगे उनकी संख्या जो है वो मैक्सिमम 1000 हो सकती है। नेम कैन कंटेन A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर एंड हैश। इसमें क्या है कि अगर किसी टेबल का नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि EMP हो गया या एम्प्लॉय हो गया, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं तो A to Z में कुछ भी, और स्मॉल में क्या करेंगे, स्मॉल में जैसे और सारे लेटर्स हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय 0 से लेके 1 या फिर हमने मान लीजिए 9 लिख दिया, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं या डॉलर भी लगा सकते हैं या हैश भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, EMP1 ऐसे करके, लेकिन हम डॉलर और हैश से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर जो टेबल का नाम होगा उसके स्टार्टिंग में हम डॉलर या हैश नहीं लगा सकते। हाँ, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें से अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं, जबकि अंडरस्कोर के अलावा हम 0 या फिर कोई 0 to 9 डिजिट की वैल्यू जो भी है ये हम पहले नहीं यूज़ कर सकते, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। मतलब पहले हमारा अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके बाद हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद हम डॉलर और हैश का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेबल नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड फॉर एन अदर ऑब्जेक्ट इन अ सेम डेटाबेस सर्वर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक डेटाबेस में सेम नेम के 2 टेबल नहीं हो सकती हैं। जो टेबल का नेम होगा वो हमेशा यूनिक ही होगा। द नेम कैन नॉट बी डेटाबेस सर्वर रिजर्व्ड कीवर्ड, राइट। जो टेबल का नेम होगा वो कभी भी जो डेटाबेस में रिजर्व्ड कीवर्ड हैं उनके नाम पे नहीं होगा। जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में हम देखते हैं उसमें किसी किसी में प्रिंट करके होता है और इफ़ करके होता है, तो इन चीज़ों पे हम वेरिएबल नहीं बना सकते। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनके नाम पे हम टेबल नहीं बना सकते। नेम आर नॉट केस सेंसिटिव। जो टेबल का नेम होगा वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। अगर हमने कैपिटल लेटर में लिखना है तो लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, अगर हमें स्मॉल लेटर में लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जब डेटाबेस में हम चेक करेंगे तो वहाँ पे लगभग सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही आती हैं, कैप लेटर में ही रहेंगी। लिखने को हम किसी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कॉलम। तो कॉलम नेम शुड बी बिगिन विथ अ लेटर एंड कैन बी 1 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग। जैसा कि टेबल के नेम में होता है उसी तरीके से कॉलम में भी है कि कॉलम का जो नेम होगा वो लेटर से स्टार्ट होगा हमेशा, और ये 1 से लेके 30 कैरेक्टर लॉन्ग तक हो सकता है। इसके बाद होता है कॉलम नेम शुड बी यूनिक इन द टेबल। जो टेबल है हमारी इसमें एक एक कॉलम की बात करें तो सारे कॉलम डिफरेंट होंगे, सारे कॉलम यूनिक होंगे। सेम नेम से दूसरा कॉलम नहीं हो सकता है। कॉलम नेम कैन बी रीनेम्ड, और अगर हमें नीड हुई तो आगे चल के हम इस कॉलम नेम को रीनेम कर सकते हैं, मतलब बदल पाएंगे। दूसरा कोई, जैसे अभी यहाँ पे एज है, इसको हमें एम्प्लॉय फिर एज करना हुआ तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो इसको हमें कांटेक्ट करना हुआ, कांटेक्ट नंबर करना हुआ तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम कॉलम इन टेबल इज़ 1000। जो टेबल होगी इसमें जो मैक्सिमम कॉलम की संख्या होगी वो 1000 हो सकती है मैक्सिमम। इसके बाद आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप का यूज़ क्यों करते हैं हम? डेटा टाइप बेसिकली जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें टेबल में डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो जब हम टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो जो इसकी एंटिटीज़ होती हैं, जो
टेबल की एंटिटीज़ होती हैं बेसिकली, इनको डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जो भी एंटिटी है ये किस टाइप की है और इनका साइज़ क्या है। साइज जो है वो हमेशा डेटा टाइप पे ही डिपेंड करता है कि जिस तरीके का डेटा टाइप होगा उसी तरीके से वो साइज़ कंटेन करेगा। तो हम देखते हैं न्यूमेरिक। हमारे पास कई डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे पहले आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यू डेटा टाइप्स, मतलब इसमें हमें नंबर फॉर्मेट में डेटा को हम स्टोर कर पाएंगे अपने टेबल में। इसमें हम नंबर फॉर्मेट में एंटिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए एंटिटी हो गई मेरी मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो होगा वो हमेशा नंबर में ही होगा, चाहे वो डिफरेंट न्यूमेरिक हो सकते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिक मीन्स इंट हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या फिर डबल हो सकता है, या नंबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रहेगा नंबर में ही। और स्ट्रिंग, सेकेंड आर्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंटेंस स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब अगर हमें कोई नाम लिखना हुआ जैसे एम्प्लॉय नेम, ई नेम, तो इसका जो डेटा टाइप होगा उसको हम बेसिकली स्ट्रिंग टाइप ही डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम ढेर सारी स्ट्रिंग टाइप हैं, उसको हम देख लेते हैं, जैसे कैरेक्टर है या वारकैर है। तो इन चीज़ों में हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो हमारा नेम होगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ही कंटेन कर रहा होगा। उसमें हम नंबर नहीं डाल सकते कि किसी का नाम 1 2 3 हो जाए या फिर किसी का नाम 4 5 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो नेम होगा वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप में ही जाएगा। तो वो हम साइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा चाहिए, कैरेक्टर चाहिए या वारकैर चाहिए। फिर आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कंटेन्स डी एम एम वाई आर टाइम और टाइम स्टैम्प वैल्यू। क्या होता है कि डेट जो टेबल होती है उसमें हमें कभी कभी डेट ऑफ ज्वाइन या फिर डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें डेट फॉर्मेट का डेटा टाइप चाहिए होता है जिसमें हम डेट स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम डेट यूज़ करते हैं। और कभी कभी हमें टाइम भी चाहिए होता है तो हम उसके लिए टाइम भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी हमें दोनों चाहिए होता है तो हम डेट टाइम एक साथ यूज़ करते हैं। तो पहला आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हम पढ़ेंगे इंट। इंट की जो रेंज होती है वो -2147483648 टू 2147483647 तक होती है, मतलब टोटल 4 बाइट होती है। और इसके बाद फिर इससे बड़ा जो है वो फ्लोट आता है। फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यूज भी रख सकते हैं, और फ्लोट जो है वो हमेशा इंट से बड़ा होता है, मतलब इसका साइज जो है वो इंट से बड़ा होता है। और जैसे कि इंट मैंने बताया, तो ये जो है ये अनसाइंड होता है। अनसाइंड मीन्स ये पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, मतलब जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो नेगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। सेम चीज़ फ्लोट के साथ भी है। तो फ्लोट में क्या है कि अगर हम नेगेटिव में भी वैल्यू स्टोर करना चाहें तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में स्टोर करना चाहें तो पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। जैसा कि इसकी जो लेंथ होती है वो इससे बड़ी होती है, इंट से बड़ी होती है, तो इसका रेंज होता है -1.79 इंटू 10⁻308 से लेके -2.023 इंटू 10⁻−308। और पॉजिटिव में 1.79 इंटू 10⁻308 से लेके 2.23 इंटू 10⁻308 तक होती है। टोटल ये 17 डिजिट कंटेन करता है, जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं। इसके बाद आता है डबल। डबल जो है वो फ्लोट से ज़्यादा रेंज की वैल्यूज जो है वो कंटेन कर सकता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, डी एंड एफ। बेसिकली ये डी क्या है, डी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, और एफ एफ जो है वो डेसिमल वैल्यूज है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10,000, तो अब हमें मान लीजिए इसमें डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू जो थी वो 5 थी, तो टोटल डिजिट जो होंगी वो कितनी है, 1 2 3 4 5। और इसमें हमें एफ एफ जो है, एफ की वैल्यू मान लीजिए कि 2 है। तो एफ की वैल्यू 2 होने की वजह से यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना होगा। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 100। बेसिकली ये 100 हो गया, लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल लास्ट से 2 डिजिट के पहले ही लगाएंगे, क्योंकि एफ की वैल्यू 2 है। सेम चीज़ होती है नंबर में। तो क्या करते हैं कि कॉमनली हम डबल और फ्लोट वगैरह का यूज़ ना करके हम नंबर का ही यूज़ करते हैं। और इसमें भी सेम चीज़ होती है। इसमें भी डी की वैल्यू अगर हमने 6 दे दी तो ये हो जाएगा 1 लाख। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे एफ़ की वैल्यू जो है वो, एफ़ की वैल्यू मान लीजिए 1 रख दी, तो इसके लिए हो जाएगा 0.0, इसका मतलब 10,000, 10K। और बुलियन में क्या होता है कि जीरो कंसीडर्ड एज अ फॉल्स एंड एनी नॉन जीरो वैल्यूज विल बी ट्रू।
इसमें क्या होता है कि जो जीरो होता है इसको हम हमेशा फॉल्स कंसीडर करते हैं, और इसके अलावा चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में कितनी भी बड़ी वैल्यू हो या नेगेटिव में कितनी भी छोटी वैल्यू हो, क्योंकि वो नॉन जीरो है तो इसको हमेशा हम कंसीडर करेंगे ट्रू से। अगर इसकी जगह पे हमने कोई स्ट्रिंग रख दी, चूँकि स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो इसको भी हम हमेशा ट्रू ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा भी न्यूमेरिक में बहुत सारी डेटा टाइप होते हैं जिनका उपयोग उतना नहीं होता है कॉमनली जितना इनका होता है। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या करते हैं कि हम जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। इसके लिए पहला डेटा टाइप है कैरेक्टर। कैरेक्टर में जो है वो 0 से लेके 255 बाइट तक का डेटा स्टोर होता है। इसके बाद आता है varchar या varchar2। अभी है मोस्टली varchar2 यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो बाइट होंगी वो 0 से लेके 65535 तक की रेंज की वैल्यू स्टोर होंगी, जो मैक्सिमम जो है वो 50 कैरेक्टर्स की होती हैं। 50 कैरेक्टर से ज़्यादा की वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। और इसके बाद टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है या फिर एड्रेस लिखना है, वो 50 कैरेक्टर से एक्सीड कर गया तो उसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट में जो है मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 65535 बाइट होती है। इसके बाद आता है लॉन्ग टेक्स्ट, जिसकी मैक्सिमम साइज़ होती है 4294967295 कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो मोस्टली हम लॉन्ग टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं जब किसी फाइल को सेव कराना हुआ या किसी फाइल की डेटा को सेव कराना हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम लॉन्ग टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं, नहीं तो क्वेरी में एरर आ जाएगी और वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तो इसके लिए हम लॉन्ग टेक्स्ट का ही यूज़ करेंगे। फिर आता है डेट टाइम फॉर्मेट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेट में अगर मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ डेट में स्टोर करानी है तो हमें डेट में लेंगे, टाइम में स्टोर करानी है तो सेपरेटली टाइम में लेंगे, और अगर हमें दोनों में चाहिए तो हम डेट टाइम लेंगे। तो डेट में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम 1 जनवरी 1000 टू 31 दिसंबर 1999 तक स्टोर करते हैं, और इसका फॉर्मेट हमेशा YYMMDD होता है। मतलब पहले ईयर आता है और उसके बाद फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है। इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें पहले क्या चाहिए। अगर हमें पहले डेट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे हमें डैश चाहिए कि स्लैश चाहिए, बैक स्लैश, तो ये भी हम डिफ़ाइन कर पाएंगे। इसके बाद हमें ये मंथ चाहिए, मंथ के बाद फिर हम बैक स्लैश, इसके बाद फिर YY चाहिए, YY। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारा ये लास्ट डिजिट है ये मोस्टली क्या होता है जब भी हम यूज़ करते हैं सेपरेटली, जैसे मान लीजिए अभी आगे पढ़ेंगे, देखते हैं हम आगे। तो ये डेट और टाइम, डेट और टाइम में जो रेंज होता है डेट का वही है सेम। टाइम में क्या होता है, टाइम में हम 0000 से लेके 235959 तक यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मेट YY एंड MMDD HH:MM:SS होता है। इसके बाद आता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प 1 जनवरी 1970 से लेके, इसमें हम टाइम भी रखेंगे, और UTC से लेके ये 1 जनवरी 1970 तक रहता है, जिसमें हम ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। और इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट होती है वो 9 जनवरी 2038 तक की होती है। इसके बाद फिर आता है टाइम फॉर्मेट। टाइम में हम कोई भी चीज़ जब स्टोर करते हैं तो वो HHMMSS मतलब हार मिनट सेकंड में स्टोर करते हैं। ये जो है 838 आर 59 मिनट 59 सेकंड से लेके 838 आर 59 मिनट टू 59 सेकंड तक होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो ईयर होता है ये हमेशा 4 डिजिट में ही यूज़ होता है, मतलब कि पूरा पूरा हमें यूज़ करना पड़ता है। हम ये नहीं लिख सकते कि अगर आज 2023 चल रहा है तो हम 23 बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें 2023 ही लिखना पड़ेगा। तो ये 1901 से लेके 2155 तक का इसका रेंज होता है, और ये 4 डिजिट में ही सपोर्ट करती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे।